नाजरीन आदाब। MCN के खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, एजेंडा प्रोग्राम में हम कोई न कोई असम्बली हलके के उम्मीदवार से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं असम्बली हलका इंतखाब औरंगाबाद वस्त के उम्मीदवार हिशाम उस्मानी साहब। तो सबसे पहले तो हम हिशाम उस्मानी साहब का इस्तकबाल करते हैं और आपसे हम ये सवाल करते हैं, हमारा प्रोग्राम का नाम ही जो है तो एजेंडा है, तो आपका एजेंडा क्या है असेंबली को लेकर के, औरंगाबाद वस्त को लेकर के? सबसे पहले जो मेन एजेंडा मेरा रहेगा कि ये जो शहर जो एक 400 साला तारीख से जाने जाता है अपनी औरंगाबाद, इसका नाम जो पिछली हुकूमतों ने तब्दील किया, ये इसका नाम औरंगाबाद ही रहे और ये जिस नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता आज तक आया है और जाता है, वो उसी नाम से जाना जाए आगे भी, हमारी आने वाली नस्लें भी औरंगाबाद में ही आबाद हों। साथ ही साथ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का जो विजन रहा है, उस विजन को आगे बढ़ाकर उनके फुटस्टेप्स पे काम करने की मेरी मंशा है। मैं चाहता हूँ कि औरंगाबाद की जनता के लिए अपनी ज़िंदगी के 5 साल वक्फ करके वो काम करूँ जो मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में नहीं हुए हैं। एक औरंगाबाद कर होने के नाते मुझे ये लगता है कि इस शहर में कहीं ना कहीं 1980 के बाद जो डेवलपमेंट था वो थम गया और जो हमारा हक था वो हमको नहीं मिला है, जिसमें जो हमारी जो माशियत जैसे को हम कहेंगे कि जैसे हमारी इकोनॉमी शहर की ग्रो होना चाहिए थी वो नहीं हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम होने चाहिए थे वैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हुए। आज भी हम देखते हैं कि बुनियादी जो सहूलियात है उसी के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और ये बहुत बुरी बात है किसी भी माशरे के अंदर कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम उन्हीं बातों पे जनता परेशान है और उन्हीं बातों पर चर्चा होती है कि अभी तक सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आई, पानी का मसले हैं, ड्रेनेज के मसले हैं, जो मुझे लगता है कि किसी भी माशरे के अंदर बहुत पहले हल हो सकते हैं। और ये शहर जो ज़करिया साहब के ज़माने में फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया के नाम से जाना जाता था, आज ये फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन महाराष्ट्र भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो शहर पूना, नासिक, नागपुर और कई शहर हैं जो इस हमसे रेस में आगे निकल चुके हैं। तो मेरा एजेंडा ये रहेगा कि औरंगाबाद की जो शिनाख्त है, इस शिनाख्त को हम वापस फिर से औरंगाबाद के नाम से ही रखें। जो ये मसला चल रहा है नाम का, जिसमें जिसका कि मैं पिटिशनर भी रहा हूँ हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में, इस मसले को एक अच्छी तरीके से, महज़्ज़ब तरीके से, आपसी भाईचारे से इसको हल किया जाए। इसका हल निकालने के बाद इस शहर को फिर से वापस डेवलपमेंट और प्रगति की राह पे ले जाना चाहिए। और डेवलपमेंट वो नहीं जो हमारे अभी पिछले सारे जो सियासतदान हैं या जो हमारे कायद हुए हैं उन्होंने किया है। डेवलपमेंट का मेरी नज़र में जो मतलब है वो सीमेंट रोड या आपके पे सीमेंट के गट्टू बिठा देना, ड्रेनेज की लाइन डाल देना, पानी की लाइन डाल देना और कहीं हैमस लगा देना, इससे कहीं बढ़ के डेवलपमेंट ये माशरे का होना चाहिए, इंसानियों का होना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहर की सड़क और पिच। नहीं, आप जो बता रहे हैं ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये प्रोवाइड करना जो है तो लोकल बॉडी की जो है तो जिम्मेदारी होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो रास्ते दे, ड्रेनेज दे, पानी दे, स्ट्रीट लाइट्स दे। असेंबली के अंदर आप जहां हमारे पूरे शहर की नुमाइंदगी करते हैं, आज हमारे पास में जो है तो देखा ही जा रहा है कि एजुकेशन के मामले में हमारे जो नौजवान हैं वो आईटी सेक्टर में पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें आईटी सेक्टर में जॉब हासिल करने के लिए पूना जाना पड़ रहा है, नागपुर बेंगलोर जाना पड़ रहा है या हैदराबाद जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ में उनको जो है तो हिजरत करना पड़ती है। तो क्या ज़िंदगी भर हमारे पास के नौजवान जो है तो इसी तरीके से हिजरत करते रहेंगे या उन्हें यहीं जो है तो आईटी सेक्टर के कुछ मौके फराहम करने के लिए आपके पास कोई विजन है? मैं उसी बात पे आ रहा था, आपका जो सवाल है मैंने वही कहा कि अभी तक हमारे पास डेवलपमेंट का मतलब हमारे पिछले जो भी सियासतदान हुए हैं अलग अलग पार्टी से, उन्होंने सिर्फ इस बुनियादी सहूलियात को डेवलपमेंट बताया कि साहब ने रोड बना दी, साहब ने पानी की लाइन डाल दी, साहब ने ड्रेनेज डाल दिए, इसमें काम कर दिया, एक हैमस लगा दिया, कहीं कोई कब्रस्तान या किसी मंदिर को वहाँ पे आजू बाजू जो है कंपाउंड वॉल कर दी।
तो और इसका बड़ी खुशी से हमारे लोग जो सियासतदान है वो इसका इनॉग्रेशन करते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ, जबकि लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंटेरियन का काम इससे कहीं बढ़ के, ये सिर्फ रोड राइट ड्रेनेज का काम देखना, ये तो एक बुनियादी काम है जो बल्दिया भी कर सकती है, जो कॉर्पोरेशन कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे जनता को ये बताया ही नहीं गया कि एक्चुअल उनको एमएलए से या एमपी से क्या मिलना चाहिए। एमएलए एमपी का काम होता है पॉलिसीज डिजाइन करना, पॉलिसीज को आइन में, असेंबली में या पार्लियामेंट में उसको प्रोड्यूस करना, उस पॉलिसीज को किस तरीके से मंजूरी मिल सकती है उस पॉलिसीज को मंजूरी दिलाना, और उसके बाद उसका फायदा वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवा के अपनी जनता को पहुंचाना। ये काम होता है एक एमएलए का या एक एमपी का। ना कि इस वक्त हम देखते हैं कि कहीं कोई आग लग गई तो हमारे लीडरान वहां पे आपको सारे पहुंचे हुए नजर आते हैं, कहीं कोई दो गुटों में झगड़ा हो गया, पुलिस स्टेशन से छुड़ाने का काम ये सोचते हैं कि नहीं इसने पुलिस स्टेशन से बहुत बच्चों को छुड़ाया इसलिए इसको एमएलए दे देना चाहिए, इसने जो है कहीं कोई झगड़ा हो गया था तो उसमें कुछ एक्शन ले लिया तो उसमें इसको कर देना चाहिए। ये तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके समाज में जो भी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, आप उसमें अपने आप को पेश करें और उस चीज को हल करें। लेकिन साथ साथ ये पॉलिसीज के ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है कि हमारे पास जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपके पास वालुज है, अभी शेंद्रा बिडकिन डीएमआईसी बन रही है, यहाँ इंडस्ट्रीज कैसी लाई जाएं, उसके बाद ऐसी कौन सी हम और एक तरीके से एक ब्रिज का काम कर सकते हैं कि उस इंडस्ट्रीज में जॉब्स हमारे यहाँ के लोकल लड़कों को मिले ताकि बेरोजगारी कम हो, क्राइम कम हो, और कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन फैला हुआ है जिसकी वजह से जो नशे के कारोबारी हैं वो औरंगाबाद के अंदर एक तरीके से पोटेंशियल देख रहे हैं। ये इस पे हमको काम करने की जरूरत है। हमारे पास कई सेक्टर्स मौजूद हैं औरंगाबाद में जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, जिसको डेवलप किया जा सकता है, और ये डेवलप करके यहाँ के लोगों के जिंदगी में खुशहाली लाई जा सकती है, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि उसकी वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है तो वो माइग्रेशन को रोका जा सकता है। औरंगाबाद का नाम मैंने सबसे पहले जैसा कहा कि ज़करिया साहब के ज़माने में एक फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी था जिसकी वजह से पूरे दुनिया की नज़रें औरंगाबाद पे आई थी। मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद को फिर से उसी ट्रैक पे डाल के डेवलपमेंट की दिशा में ले जाऊं, जिसकी वजह से औरंगाबाद ना सिर्फ महाराष्ट्र में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जाना जाए। हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री यहाँ की जो है वो इतनी मशहूर है कि अगर हम उसको प्रॉपर मार्केट करें, हमारी हेरिटेज के साथ साथ जो हिस्टोरिकल पहचान है, आप देखते हैं कि हमारी जितनी भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो पुरातत्व विभाग की है वो बड़ी बुरी हालत में है। उसके मुझे आज तक देखने में नहीं आया कि किसी एमएलए ने या एमपी ने वहां जाके दौरा किया हो कि ये पुरातन विभाग की ये जो गेट्स हैं ये वहां से 10 बार गुजरते हैं हमारे सियासतदान, लेकिन इसके ऊपर भाई इसको क्यों नहीं संरक्षित हम करते हैं, इसको हमने क्यों नहीं रिस्टोर किया प्रॉपर, और इसके अंदर ऐसी और कौन सी चीज की जा सकती है जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। अगर टूरिस्ट यहाँ आएगा तो यहाँ के लोगों की जिंदगियों में मौशी एक तरीके से स्टेबिलिटी आएगी। विकास के नाम पे जैसे मैंने आपसे फरमाया कि सिर्फ बाहर सड़क बना देना, पानी डाल देना, ड्रेनेज की लाइन डाल देना या ज्यादा से ज्यादा नाली बना देना, ये नहीं होता। उस सड़क के बाजू जो उसका घर है उसके अंदर विकास आना चाहिए। वहां के जो लड़के हैं उनको एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। हमारे स्कूलों की व्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। आप स्कूलों की हालत देखिए, वहाँ पढ़ाने वाली जो प्रणाली है उसके अंदर कैसे सुधार लाया जा सके। महल्ला महल्ला के अंदर हम क्लिनिक कैसे हम स्टैब्लिश कर सके, मोहल्ला क्लिनिक हम कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमारी माँ बहनों को और हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको एक दर्जेदार वहाँ पे हेल्थ सुविधा मिल सके। हमारे जो यूथ्स है उनके लिए हमको हर वार्ड में कम से कम एक हेल्थ क्लब स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि वो लोग जो है वो कम खर्च में, अगर नहीं भी हो तो अपनी हेल्थ का वहाँ पे ख्याल रख सके। हर महल्ले के अंदर कम से कम हमारे पास टॉयलेट्स होने चाहिए। ये जो एक अच्छे महज़िब मुआशरे के एक सभ्य समाज में चीज़ें लगती है, मैं उन पे बात कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ से हमको शुरुआतें करनी पड़ेंगी, उसके बाद वहाँ टॉयलेट्स होने चाहिए। मार्केट्स में हमारी पोजीशन बहुत बुरी है, टॉयलेट्स नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग जाते हैं या माँ बहनें जाती हैं उनके लिए तकलीफ है। दूसरी चीज़, कम से कम ऐसी सुविधा हम बनाएं कि इस शहर में कोई प्यासा ना रहे और इस शहर में कोई सड़क पे न सोए। ये बहुत बुरी बात है किसी मुआशरे में कि आपको वहाँ पे सड़क पे सोने के लिए लोग मिल जाते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जैसे पानी का मसला बताया है तो ऑलरेडी जो है तो एक न्यू वाटर सप्लाई स्कीम जारी है जिस पर लगभग 2700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और शायद एएमसी वालों का ये दावा है
कि मार्च 2025 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे कह रहे हैं कि भाई लोग सड़कों पर नहीं सोना चाहिए, तो हमारे पास में ऑलरेडी एएमसी की जानिब से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रात्र निवारा केंद्र बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी हालत जो है तो बहुत ख़राब है। तो कानून है, हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता, और ये इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी कारपोरेटर्स की होती है। तो हमारे पास में हमारे जो कारपोरेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देते हैं। शायद यही वजह है कि इस वजह से ये हो रहा है। अभी सबसे बड़ा, जैसा आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई हर घर में जो है तो मीन्स डेवलप होना चाहिए, तो हमारे पास का जो अभी नया डीपी प्लान प्रपोज्ड किया गया है उसके अंदर जो है तो कई खामियां हैं, और शहरियान को जो है तो कई ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन उन लोगों का इल्ज़ाम ये है कि उनके ऑब्जेक्शंस लेने के बाद भी मुताल्लिका इंतज़ामिया ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया था उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक उसने जो है तो डीपी प्लान प्रपोज आपका जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान अमेंडेड वो जो है तो न सिर्फ एएमसी को सबमिट किया बल्कि गवर्नमेंट के पास में भी सबमिट कर दिया, और ये असेंबली इंतखाबात आ जाने की वजह से उसका फाइनलाइजेशन रुका हुआ है। आपके असेंबली इंतखाबात हो जाने के बाद औरंगाबाद शहर का जो नया डीपी प्लान प्रपोज्ड है जो हुकूमत के पास दिया हुआ है उस पर कोई क़तई फैसला किया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो यहाँ कमज़ोरियाँ आई है, क्योंकि उसके अंदर कई लोगों का तो ये ऑब्जेक्शन है कि जो डीपी प्लान का जो बेस मैप है वही तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से हर घर के लिए जो है तो आपको तकलीफ जाने वाली है। जो सिटी सर्वे का रिकॉर्ड है या कारपोरेशन का जो रिकॉर्ड है उसमें आपकी जगह जहां बतलाई गई है वो वहां से हटी हुई रहेगी। आपका जो है तो हर शहरी का कम से कम जो है तो 100 और 50 फीट का स्क्वायर फीट का नुकसान होगा। दूसरे जो है तो जो लेआउट कॉलोनीज है उनको जो है तो रिजर्वेशन में डाल दिया गया है। तो ये जो शहरियान का जो सबसे बड़ा मसला है घरों का या अपने डेवलपमेंट प्लान का, तो इसको कैसे हल करवाएंगे? इससे आपने अभी हमारी जब बात, ये सवाल आने से पहले जो बात चल रही थी कि हमारे पास रात्र निवारा है, लेकिन उस रात्र निवारे के बारे में कितने लोग जानते हैं, इसके बारे में आपको, वो आज भी आपको सड़क पे क्रांति चौक पे चले जाएं या आपके रेलवे स्टेशन के बाहर चले जाएं, घाटी के अस्पताल के बाहर चले जाएं, आपको लोग सड़क पे सोते हुए नजर आएंगे। तो हमको उनकी जो अवस्था है उसको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉरपोरेशन का एक मसला ये भी है कि हमारे पास 2020 से कॉरपोरेटर्स नहीं हैं, कोविड आ गया और उसके बाद जो सारे ये खेल हुए तो इतने साल से हमारे पास प्रशासक ही काम कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने वाइट पेपर की डिमांड की थी कि कॉरपोरेशन का वाइट पेपर निकाला जाए कि इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है इसके बारे में। दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि पानी की पाइपलाइन का जो है, तो जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया कि जकरिया साहब ने अपने समय में बिल्कुल वॉर लेवल पे एक पाइपलाइन लाई, बट अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पास के जो क़यादत रही उसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल थे, वो कहीं ना कहीं कैट फाइट में इन्वॉल्व होके उन्होंने उस पाइपलाइन के काम को इतना रोके रखा कि उसकी कॉस्ट मनमोहन सिंह जी के ज़माने में 2010 के ज़माने में 600 करोड़ थी, जो आज 2700 करोड़ तक जा चुकी है। जिस वक्त ये प्रपोजल आया था उस वक्त इसकी कॉस्ट 362 करोड़। मुझे जो याद था कि 600 करोड़ पे 600 करोड़ आई थी, उसके बाद मनमोहन सिंह थे जब उसके प्रधानमंत्री। ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो अभी बात आ रही थी रोजगार की, तो रोजगार का जैसे मैंने कहा कि ये लीडरशिप का भी काम होता है कि वो इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे मीटिंग्स अरेंज करे, उनके साथ एक ब्रिज का काम करे कि भाई आप इंडस्ट्री तो चला रहे हो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जमीन के ऊपर, औरंगाबाद में आप चला रहे हो, और औरंगाबाद के नौजवान जो हैं वो महरूम है नौकरी से। आपको याद होगा कि पिछले महीने मैंने कुछ कंपनीज को बात करके कुछ जॉब फेयर्स अरेंज करवाए थे जिसमें कई लड़कों को, कई 100 लड़कों को और लगभग 100 लड़कियों को जॉब हमने दिलवाई। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक ब्रिज का हम काम करें। तीसरी चीज़ जो है, हमको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो MIDC है इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सकता है, जो एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज तैयार हो सकते हैं, उनके लिए स्कीम्स लाई जाए। मैं तो इससे एक कदम आगे जाके ये कहूँगा कि जैसा
एससी समाज के लिए 20% रिजर्वेशन है एमआईडीसी के प्लॉट्स के अंदर, उसी तरीके से माइनॉरिटीज को भी और एंटरप्रेन्योरशिप का उसके अंदर भी इनकरेजमेंट हो, इसलिए कुछ ना कुछ परसेंट माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्व किया जाए, ताकि माइनॉरिटीज के जो नौजवान जो इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले। एक बात और, ये सारी जो कंपनीज हैं, अगर आप देखेंगे कि इनके मार्केटिंग या कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, तो वो ऑफिस ज्यादातर के मेरे देखने में आए हैं कि या तो पूना में है, या नासिक में है, या बॉम्बे में है, लेकिन औरंगाबाद में नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है औरंगाबाद की बगल में, लेकिन इसका ऑफिस कहाँ है, तो नासिक, पूना, बॉम्बे में। हमको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कंपनी से संवाद करके कि आप ऑफिस यहाँ औरंगाबाद में रखें, ताकि यहाँ ऑफिस में कई लोगों को जॉब मिले, दूसरी चीज हमारे लोगों को जॉब मिले, पैसा जो है वो औरंगाबाद के थ्रू ट्रांसफर हो, ताकि औरंगाबाद की जो माशी हालत है वो सुधरे। इसके पहले एक बात और मैंने कही है कि हमारे पास जो आईटी सेक्टर का जो स्कोप है, उसके लिए भी लीडरशिप को पहल करनी पड़ेगी, और लीडरशिप को कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ आईटी सेक्टर किस तरीके से लाया जाए। औरंगाबाद के नौजवान मजबूर हैं, मैं कई नौजवानों को जानता हूँ जो आज पूना में बैठे, उनकी सेहत खराब हो गई, वो सारा खाना जो खाते हैं वो मेस का और इसका, मतलब उनकी लाइफ एक तरीके से खराब हो रही है। ये सारे काम जो मसले हैं वो हमको हल करने, बेसिक बातें जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि पहले हमको बेसिक से भी शुरू करना पड़ेगा। तो बेसिक से मैंने आपसे बताया कि जो इन्होंने न्यू डीपी प्लान बनाया है औरंगाबाद, डीपी पे भी आऊंगा, आपकी वो बात पे भी इसमें आ गया। डीपी प्लान का मसला ये है कि डीपी पे मैंने काफी वर्क किया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो 2012 में पुरुषोत्तम भापकर यहाँ के आप कमिश्नर हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने एक डीपी प्लान लागू करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने हमारे पास एक तरीके से जनरल डायर के तौर पे पूरा तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। उस वक्त मैं कांग्रेस में था स्टेट पे, मैंने उस वक्त के एमएलसी रहे एमएम शेख साहब, कांग्रेस के उस वक्त के एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनायक राव बोरसे पाटिल और नुमाइंदा काउंसिल के जो कुछ लोग थे, उनके साथ मैं बॉम्बे गया था। पृथ्वीराज चौहान साहब सीएम थे, हमने जाके वहां उनको बताया कि सर ये औरंगाबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है, और आप ओल्ड सिटी तोड़ दोगे तो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज टूट जाएंगी, हमारा हेरिटेज अगर चला गया तो टूरिज्म कैपिटल होने का फायदा क्या। उस पर स्टे उस वक्त मैं लेके आया था, उसमें कई हमारी वर्शिप प्लेसेस भी भापकर साहब तोड़ रहे थे। 24 मस्जिदें थी, 400 मंदिर थे, 34 बुद्ध विहार थे, ये सारों पे हमने उस वक्त उसको बचाने की कोशिश की थी। एक बात और है कि ये जो डीपी प्लान तैयार हुआ है, इसके अंदर गूगल लोकेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। इस पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है, लेकिन अभी जो है क्योंकि ये सरकार और ये सारी जो इस वक्त जो हालत चल रही है उसके ऊपर इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो जरूर नुमाइंदगी हम ऊपर जाके करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत वहां से। यहाँ इनको कहते हैं तो ये कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं, तो अभी उनके इख्तियार में है, ये अभी जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के इख्तियार में है। स्टेट गवर्नमेंट के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहेगा और जो आपका सीएम रहेगा वो इस प्रपोज प्लान को फाइनल करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि गूगल लोकेशन पे वहां बस्तियां दिख रही हैं, कई लोगों के पास कॉरपोरेशन की परमिशन है, लेआउट सैंक्शन हुए हैं, वहां पे टैक्स कॉर्पोरेशन कलेक्ट कर रही है, और उस बस्तियों को आपने रिजर्वेशन में डाल दिया। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसा किसी अनस्किल्ड लेबर ने दीवार बना दी, ये इस तरीके से लग रहा है। अब आज उसके आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, अल्लाह अगर हमको ताकत दे, हिम्मत दे, या वहां पहुंचने की हमको वो दे मौका, तो कोशिश जरूर रहेगी इंशाल्लाह कि इस डीपी प्लान को सेट असाइड करके एक नया डीपी तैयार हो, जिसके अंदर औरंगाबाद की जो जनता है उनको प्रॉपर एक प्लांट सिटी भी मिले और उनके ऊपर कोई अत्याचार भी ना हो। एक बात और है कि इस डीपी प्लान को मंजूर करते वक्त मैंने एक चीज और की थी जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। जो गुंठेवारी की स्कीम 2006 में विलासराव देशमुख साहब जो मेरे नेता रहे उनके जमाने में लाई गई थी, उद्धव ठाकरे सरकार को भी मैंने ही ये लेटर लिखा था। यहाँ सुभाष देसाई उस वक्त पालक मंत्री हुआ करते थे कि गुंठेवारी की हमको बहुत जरूरत है। औरंगाबाद की कई बस्तियां जो हैं वो कोई अड़चन नहीं पैदा कर रही हैं कहीं भी किसी उसके अंदर, लेकिन इनको जो है आपने इलीगल बांध रखा है और आपको रेवेन्यू की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो क्यों ना गुंठेवारी फिर से लागू कर दी जाए और गुंठेवारी को से जरिए आपको फंड्स भी मिलेगा। उसमें उन्होंने गलती ये की थी कि जो गुंठेवारी विलासराव देशमुख साहब के जमाने में 8,000 कुछ 200 या 300 रुपए में घर रेगुलराइज होता था, इन्होंने उसका चार्ज इतना बढ़ा दिया था कि वो 70,000 50,000 के आसपास जा रही थी। रेडी रेकनर बहुत महंगा कर दिया था, तो मैंने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि इसको कम किया जाए। मैंने ये भी कहा था कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए कि अगर हमारी कॉर्पोरेशन में सत्ता आई, उस वक्त मैं कांग्रेस की तरफ से क्योंकि मैं उनका जिम्मेदार था, तो हमारी सत्ता आई तो इसको हम 25,000 तक लेके आएंगे। तो ये कोशिश कर सकते हैं, ये लीडरशिप का काम है कि वो जाए, ना कि वो सिर्फ वहां जाके उनके बीच में रोए। उसका काम है ऐवानों में जाना चाहिए जहां उसको जिम्मेदारी दी गई है, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, वहां जाके नुमाइंदगी करे और चीजों को
हल करवा के लेके आए और जनता तक उसका फायदा मिल सके, ये मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इस किस्म की जिम्मेदारी मैं निभाऊं। लोकसभा इंतखाबात में हमने ये देखा कि मराठा और मुस्लिम फैक्टर ने काम किया। एक वक्त में जहां महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस एनसीपी पूरी ख़त्म हो गई थी मराठवाड़ा से, यहाँ इस लोकसभा इलेक्शन में मराठवाड़ा की 8 नशिस्तों में से 7 नशिस्तें मराठवाड़ा विकास आघाड़ी के हक में आई है या उनके झोले में आई है। तो क्या असेंबली इलेक्शन में भी मराठा मुस्लिम फैक्टर काम करेगा? लोकसभा चुनाव जो हुए उसका सिनारियो जो रहा, मुझे नहीं लगता कि असेंबली इलेक्शंस में हूबहू वही सिनारियो आपको मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो था वो मुद्दे नेशनल लेवल के थे। जैसे बीजेपी का जो अत्याचार, बढ़ती महंगाई बीजेपी के ज़रिए देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से चोट पहुंच रही थी, लोग उस वक्त जो है पाकिस्तान की माशी हालत देख रहे थे, आपके जो श्रीलंका में हुआ वो देख रहे थे, तो लोग परेशान थे कि कहीं ना कहीं जो चाइना जो हमारी मुल्क की सीमा के अंदर घुस के हमारे इसको वो कर रहा था, गलवान घाटी और वो सारा, तो लोग परेशान थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज फेल हो रही थी, हमारी बॉर्डर्स सेफ नहीं थी, हमारे पास बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला उस वक्त उठा था कि 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने कही थी और 2 करोड़ की बजाय 20 लाख नौकरियां भी नहीं आ पा रही थी। उसके बाद में जो माइनॉरिटीज़ थी वो इस बात से परेशान थी कि इन्होंने अपने एक तरीके से जो गलत मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि हम CA NRC जैसे जो कानून है वो फिर से लाएंगे। किसान परेशान थे, किसानों का आंदोलन चरम पे आ चुका था, और जो SC समाज था, जो हमारा जो बुद्धिस्ट समाज है, उनको ये खदशा था कि क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के बयान आ रहे थे कि अगर हम 400 पार हुए तो हम इस संविधान को बदल देंगे। तो ये जो सारा फैक्टर्स रहा, और गृहिणी परेशान थी क्योंकि हर चीज़ के भाव बहुत बढ़ चुके थे, हमारी माएँ बहनें घर का बजट हिलने से परेशान थी। तो लोकसभा के अंदर जो वोट हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का या किसी शरद पवार या राहुल गांधी का कोई रोल रहा। ये तो जनता वर्सेस बीजेपी हो चुका था। कह रहा हूँ ना कि जनता वर्सेस बीजेपी था, और मुस्लिम और मराठा समाज ने भर भर कर जो है तो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स को वोट दिए, और कांग्रेस और एनसीपी की जो हालत पतली थी महाराष्ट्र में, वो अपनी साख खो, मराठवाड़ा में अपनी साख खो चुके थे, उनको काफ़ी हद तक जो है तो यहाँ पर कुछ आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन मिल गई, जिंदा हो गए वो। डेफिनेटली। तो क्या वही फैक्टर मराठा और मुस्लिम फैक्टर असेंबली इलेक्शन में काम करे? वैसे आज ही जो है तो अभी एक खबर ये आई है कि मौलाना सज्जाद नोमानी और जरांगे पाटिल और कुछ बौद्ध रहनुमाओं, मजहबी रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जरांगे पाटिल ने ये बोला है कि भाई अगर हमको महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली लाना है तो मुस्लिम, मराठा और बौद्ध को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और शायद वो इस तरीके का कोई थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, और वो 3 नवंबर को किन उम्मीदवारों को सपोर्ट करने वाले हैं इसका भी ऐलान करने वाले हैं। तो उनकी ये पॉलिसी कहाँ तक कारगर साबित होगी? ये बात चल रही है, इसका मुझे इल्म है। अब देखते हैं 3 तारीख तक उसकी अभी और डेवलपमेंट्स। आज की इतनी रिपोर्ट तो मेरे पास है कि उनकी मीटिंग हुई, क्या क्या एजेंडा थे, ये सारी बात हुई है। देखते हैं अभी उसके रात तक और अपडेट्स आएंगे। लेकिन देखिए, बात अगर की जाए माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटीज़ में पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़ी तवक्को के साथ महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ देखा। लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए, वो इंसिडेंट्स को अगर आप याद करें तो जो MLC के सीट्स मिले थे, तो मुस्लिम समाज को ये लगा था कि हमने जो इनके साथ वफादारी निभाई या जो इनको मदद की, तो ये उसका कुछ तो हमको सिला देंगे। लेकिन आपने देखा कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट MLC के तौर पे ना कांग्रेस की तरफ से, ना शरद पवार की तरफ से, ना किसी पार्टी की तरफ से दिया गया। दूसरी चीज़, अभी फिर तवक्को थी कि ये जो है तो इस असेंबली इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम नुमाइंदगी को कम से कम यहाँ तो जगह देंगे, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमानों में पर्टिकुलरली रोष है। हाँ, मराठा, मुस्लिम और बौद्ध कॉम्बिनेशन अगर कहीं बैठ सकता है और वो एक जगह आता है। इससे पहले भी मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर ये कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी मराठा कम्युनिटी की तरीके से, क्योंकि हमारे सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, हमको उस तरीके से सोचना चाहिए कि जहाँ जो कैंडिडेट जो
सेम फार्मूला जरांगे पाटिल या मराठा कम्युनिटी ने लोकसभा में अपनाया था, वही फार्मूला मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपनाना चाहिए कि जहां जो कैंडिडेट हमारे सोच का है या हमारा हम ख्याल है, वो किसी मजहब का हो, किसी तबके का हो, उससे कोई नहीं। अगर मुस्लिम है अच्छी बात है, अगर कोई गैर मुस्लिम है लेकिन वो मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है, हम रखता है, हम ख्याल है, तो हमको उसको भी साथ में लेके हमको ये देखना चाहिए कि हमारी हम ख्याल लोग, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, ताकि आपकी नुमाइंदगी, आपकी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ लोग हों। अच्छा, अभी आखिरी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके हल्के की आवाम को या वोटर्स को हमारे माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं? कई लोग जानते हैं कि औरंगाबाद के नाम तब्दीली के ख़िलाफ़ मैंने अपने ओहदे का भी इस्तीफ़ा दिया है, कांग्रेस शहर ज़िला अध्यक्ष का। दूसरा, ये लड़ाई जो लड़ी गई क़ानूनी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैंने लड़ी, जिसको के डैमेज करने की पूरी कोशिश कांग्रेस एनसीपी के एजेंट्स के ज़रिए इन पार्टियों ने की। हमारा केस आज भी ज़िंदा है, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का तो अभी भी है, और सिटी के केस को इन्होंने काफ़ी हद तक डैमेज किया है, जो ज़ख्मी हालत में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लड़ें। इस इलेक्शन को लड़ने के, इसमें जो आने का मेरा मकसद है कि मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई मैं अब राजनीतिक रूप से लड़ूं। और मुझे कई पार्टियों ने अप्रोच किया कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं। मैंने सबका टिकट इसीलिए उसको डिनाई किया क्योंकि कोई भी पार्टी मुझे ये अलाउ नहीं करेगी कि ये नाम चेंज जो उन्होंने पॉलिसी बना ली है उसके खिलाफ मैं बिल लाऊं कि औरंगाबाद ये औरंगाबाद था, औरंगाबाद रहना चाहिए, और जो है इनकी पॉलिसी को धक्का पहुंचेगा। साथ ही साथ मैंने एक प्रपोजल ये भी दिया हुआ है कि ये शहर के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है कि 2 महानगर पालिका कायम की जा सकती है। एक जो पुराने शहर के अंदर है, जो कदीम शहर है, उसका नाम औरंगाबाद ही रखना चाहिए। जो नई महानगर पालिका कायम हो रही है सिडको और आपके पैटर्न रोड और भीड़ बाईपास के इलाके में, कोई नया शहर बसाने की जरूरत नहीं है। इसी शहर की बाउंड्रीज का प्लान रिवाइज किया जा सकता है। इसमें सिडको का झालर क्षेत्र, वालुज महानगर, ये सबको भी इंक्लूड करके हम ये कर सकते हैं कि 200 वार्ड यहाँ पे बड़ी आसानी से तैयार होंगे। एक जो पुरानी महानगर पालिका है ओरिजिनल, उसको औरंगाबाद ही रखा जाए। नई महानगर पालिका को संभाजी नगर के नाम दिया जा सकता है। हमारे एयरपोर्ट को नाम देने के लिए हमने पहले ही कहा है कि हमारा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डीएमआईसी जो बन रही है उसको भी महाराज का नाम दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो जकरिया साहब की सोच थी इस शहर को वापस आगे बढ़ाने के लिए, पूना, नासिक, नागपुर, हैदराबाद के बराबरी में हमारे शहर को लाके इसको दुनिया में फिर से कैसे हम मार्केट कर सकते हैं, इसको मशहूर कर सकते हैं, और अपनी एक औरंगाबादी होने की शिनाख्त को बरकरार रखते हुए हम वापस से अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक किस तरीके से सुनहरा मुस्तकबिल बना सकते हैं, ये मेरी सोच रहेगी। इसी सोच के साथ मैं एक इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट के तौर पे सिर्फ जनता के भरोसे, किसी पार्टी पे मुझे भरोसा नहीं, किसी नेता पे मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि आज एक पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में, सुबह से शाम तक पार्टियां बदल जा रही। तो मैं किसी पार्टी के, किसी नेता के भरोसे नहीं, मैं अपने औरंगाबाद के लोगों के भरोसे इस इंतखाबात में आया हूं। अगर मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उनको मुझ पर यकीन है तो ज़रूर मुझे मदद करें, ताकि मैं आपकी आवाज़ वहाँ बुलंद कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी के 5 साल आपकी खिदमत में वक्फ कर सकूँ। तो नाजरीन, ये थे औरंगाबाद वस्त से आज़ाद उम्मीदवार हिशाम उस्मानी, जिन्होंने औरंगाबाद तब्दीली नाम के लिए क़ानूनी जंग लड़ी है और अभी भी उनकी क़ानूनी जंग जारी है। अब वो ये चाहते हैं कि इस लड़ाई को सियासी तौर पर भी लड़ा जाए, और इसीलिए वो असेंबली इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप लोगों के सामने है। नाजरीन, हमारा शो एजेंडा ख़त्म करने से पहले मैं तमाम वोटर से ये अपील करता हूँ कि ये हमारे मुल्क का जो आइन है, जो दस्तूर है, उसकी ये खूबसूरती है कि उसने हर 18 साल की उम्र पूरे कर लेने वाले शख्स को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का हक़ दिया है, जिसे हम रायदही कहते हैं। और 20 नवंबर को हमारे पूरी रियासत में असेंबली की 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो MCN की जानिब से मैं तमाम वोटर से ये अपील करता हूँ कि वो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बिला खौफ व ख़तर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करें। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम एजेंडा अब यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले और प्रोग्राम में किसी और उम्मीदवार से हम
की मुलाकात करवाएंगे। खुदा हाफिज़।